हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर सेकंड ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन। आज हम स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो आपके 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। इसके अंदर पहले हमने बेसिक पढ़ा इंट्रोडक्शन की स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मटेरियल, मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं स्टील स्ट्रक्चर की, स्टील की। ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं स्टील की जब वो स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होता है, और डिसएडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट, वेरियस स्टील सेक्शंस। ठीक है, कौन कौन से स्टील सेक्शंस हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, कौन कौन से यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट इज़ हाउ टू रीड साइज ऑफ स्टील सेक्शन। ओके, नेक्स्ट आर रिवर्ट्स, जो आपका सेकंड चैप्टर है रिवर्ट्स। ठीक है, रिवर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिवर्ट्स क्या होती हैं और रिवर्ट्स कहाँ यूज़ होती हैं। हमने जो अलग अलग टाइप के कनेक्शन होते हैं, उसके अंदर कुछ नट बोल्ट हम यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार से रिवर्ट्स भी होती हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्ट्स, कौन कौन से प्रकार की, और टेस्टिंग ऑफ रिवर्ट्स, रिवर्ट्स को टेस्ट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट इज टर्म यूज्ड इन रिवर्टिंग, इनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट स्लाइड। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील एज स्ट्रक्चरल मटेरियल, कि स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे स्टील की क्या खूबियाँ और कमियाँ हैं। फर्स्ट, द स्टील मेंबर्स हैव हाई स्ट्रेंथ, फॉर दिस रीज़न दे कैन रेजिस्ट हैवी लोड्स। ठीक है, इनकी हाई स्ट्रेंथ होती है और ये हैवी लोड्स को रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स के लिए इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, वैसे आपको बुक की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। हैवी लोड्स ले सकते हैं एंड इनका लाइट वेट होता है। ओके, नेक्स्ट इज द स्टील मेंबर्स आर गैस एंड वाटर टाइट बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ स्टील। स्टील का मटेरियल को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। हाई डेंसिटी होने के कारण स्टील गैस और वाटर टाइट होता है। गैस और वाटर इसके अंदर घुसती नहीं, इसको इफेक्ट नहीं करती। ओके, स्टील मेंबर्स कैन बी कन्वीनियंटली हैंडल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइजेस एंड लाइट वेट्स। अब हम कोई चीज़ लोहे की लेते हैं या स्टील की लेते हैं, कंपैरेटिवली स्टील की जो चीज़ होती है वो थोड़ी हल्की होती है। ठीक है, बट उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट बिकॉज ऑफ लाइट वेट। नेक्स्ट, स्टील मेंबर्स हैव लॉन्ग सर्विस लाइफ बिकॉज हाई डेंसिटी एंड होमोजीनियस स्ट्रेंथ। जो स्टील मेंबर्स होते हैं उनकी सर्विस लाइफ ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी हाई डेंसिटी होती है एंड ठीक है, होमोजीनियस स्ट्रेंथ होती है। सारे स्टील की एक सार स्ट्रेंथ होती है, ये नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा। ओके, द स्टील मेंबर्स कैन बी इंस्पेक्टेड कन्वीनियंटली एंड क्विकली। जो स्टील मेंबर हैं उनको आराम से देखा जा सकता है कि कहाँ से टूटे हैं, कहाँ से कमज़ोर हैं। ओके, इफ़ मेंटेन्ड प्रॉपरली स्टील स्ट्रक्चर हैव लॉन्ग लाइफ। तो स्टील स्ट्रक्चर्स की 50 to 100 ईयर्स भी लाइफ हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज द एग्जिस्टिंग स्टील स्ट्रक्चर्स एंड स्टील कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में बी स्ट्रेंथन्ड बाय कनेक्टिंग एडिशनल सेक्शन और प्लेट्स। हमने फैब्रिकेट करना भी मीन्स इसको ईजी है, हमने कुछ जोड़ना है, इनमें कुछ बनाना है, जैसे पुल बनते हैं स्टील के, ब्रिजेस, तो उसको उसके साथ हम कई पार्ट्स और लगाते रहते हैं, तो इनको स्टील को आपस में जोड़ना ईजी होता है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। कंक्रीट के एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से जोड़ना, अगर नट बोल्ट से जोड़ना तो इट इज़ वेरी टीडियस जॉब। दी स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन बी इजीली रिप्लेस्ड। ओके, असेंबल्ड एंड डिसअसेंबल्ड, इनको खोला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इट्स इजी, एडिशंस एंड अल्ट्रेशन कैन बी मेड इजीली, हम किसी भी प्रकार के चेंजेस बना सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट इज एज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील डू नॉट चेंज मच विद टाइम, इट मेक्स स्टील एज मोस्ट स्टेबल एंड सूटेबल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। ज़्यादा प्रॉपर्टी वेरी नहीं करती स्टील की, तो इनको एक चीज़ सूटेबल मटेरियल बन के सामने आता है स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट इज इनको जल्दी से इरेक्ट किया जा सकता है, मीन्स जल्दी से हम स्ट्रक्चर कोई भी खड़ी कर सकते हैं स्टील की। कंक्रीट को सूखने और बनने में भी टाइम चाहिए, तो स्टील की स्ट्रक्चर है वो बड़ी जल्दी इरेक्ट हो सकती है। ठीक है, फैब्रिकेट की जा सकती है इजीली और उसमें अल्ट्रेशंस की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज कि स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, हम सबको पता है कि उसको वायर्स में भी ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट रैदर इट गिव्स क्लियर इंडिकेशन बाय डिफ्लेक्शन, तो मुड़ने से पहले या टूटने से पहले ये एक बेंड होना शुरू हो जाता है, मीन्स इसमें डिफ्लेक्शन आ जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप को इशारा कर देता है कि अब इसका फेलियर होने वाला है। वी कैन
easily identify that failure and take corrective measures. Okay. सो डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील एज स्ट्रक्चरल, डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल कॉस्ट बड़ी हाई होती है, ठीक है, स्टील कंक्रीट से महंगा पड़ता है। द स्टील मेंबर्स आर प्रोन टू करोजन, इनको जंग लग जाता है। ओके जो स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें जिंक की परत चढ़ी होती है उसको जंग नहीं लगता, बट इनको स्टील मेंबर्स को जंग लग जाता है। हम सभी जो स्टील का सरिया लेते हैं सरिये को भी जंग लग जाता है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो स्टील। सो स्टील मेंबर्स आर प्रोन टू करोजन, देयरफॉर दे रिक्वायर सम फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट, तो उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना, जैसे पेंट करते रहना है, ठीक है, तो इसलिए लाइक पेंटिंग एंड अदर मेथड ऑफ प्रोटेक्शन इनको करना पड़ता है। तो स्टील सेक्शन कौन कौन से होते हैं जो आजकल मार्केट में कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं? तो फर्स्ट एंगल सेक्शन, इस प्रकार से आपके एंगल सेक्शन होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बाज़ार में मिलते हैं एंगल सेक्शंस स्टील के। नेक्स्ट आई सेक्शंस, तो आई सेक्शन भी इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। आई सेक्शन जो बार गार्डर आपने देखे होंगे, गार्डर, तो आई सेक्शन होता है। तो नेक्स्ट है चैनल सेक्शंस, चैनल सेक्शन कौन कौन से हैं, जैसे सी के शेप में होते हैं चैनल सेक्शंस, चैनल्स, ये भी आपने मार्केट में देखे होंगे, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही ये सारे सेक्शन डिज़ाइन किए जाते हैं और इनकी लेंथ ब्रेड वैसी होती है। तो टी सेक्शंस इस प्रकार से। ओके नेक्स्ट रोल्ड स्टील बार, सरिये जो होते हैं, ठीक है, इस पे ये ट्विस्टेड लाइंस होती हैं। सो रोल्ड स्टील बार्स जो ट्विस्ट, बिना ट्विस्ट के सीधे वाले सरिये, ठीक है, स्टील बार्स हो गए, स्टील फ्लैट्स हो गए। ओके स्टील फ्लैट सेक्शंस जिसकी थिकनेस थोड़ी होती है, तो या फिर स्टील प्लेट्स होगी कम थिकनेस वाली। ओके रोल्ड स्टील शीट्स एंड स्ट्रिप्स, शीट्स एंड स्ट्रिप एंड रोल्ड स्टील ट्यूब्स, बीच में से होलो जो होती हैं ट्यूब स्टील की पाइप है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे स्टील सेक्शंस प्रोवाइडेड है कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। उनकी डायमेंशन कैसे रीड करते हैं, आपको एंगल दे दिया और साइज दे दिया 100 इंटू 6 ISA न्यूमेरिकल के अंदर। यहाँ ऐसे बाज़ार में कंस्ट्रक्शन में आपने ड्राइंग देखी तो उसमें लिखा है ISA 100 इंटू 6, तो आप क्या करोगे, इसको रीड कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको वो बता रहा हूँ कि इसको 100 इंटू 6 मीन्स है कि पहले इसके जो 100 है वो इस फ्लैंज की थिकनेस है, टॉप फ्लैंज की जो स्टैंडिंग फ्लैंज है, ठीक है। और 75 जो है ये जो सीटिंग फ्लैंज है, इसको अगर इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये वाला आउटस्टैंडिंग फ्लैंज हो जाएगा। अगर इसको कनेक्ट करेंगे नट से तो ये वाला आउटस्टैंडिंग फ्लैंज हो जाएगा। ओके सो अगर जो ये डिमेंशन रीड कर रहे हो इसकी 100 इंटू 6, तो 100 ये हो जाएगा, ठीक है। 100 ये अगर छोटा है 75 तो 75 ये, और जो 6 है इसकी थिकनेस है, ओके, टी थिकनेस 6 कितनी मोटाई है। तो इस प्रकार से ISA को रीड करते हैं हम। इस ISA का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। अगर चैनल होगा तो ISHC इंडियन स्टैंडर्ड हाईवी वेट चैनल, ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मिड वेट चैनल, तो चैनल आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, C सेक्शन। तो अगर कोई भी सेक्शन होएगा तो उसका उस अकॉर्डिंग दिया होगा। ओके ISB दिया होगा, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मिड वेट बीम, तो IS बीम दिया होगा। बीम को हम I सेक्शन लेते हैं, ये बात याद रखनी, ठीक है, बीम। सो दीज एंगल सेक्शन आर यूज्ड एज कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर इन ट्रेसिस। कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर दोनों तरह से यूज़ होते हैं। कंप्रेशन मेंबर मतलब जिनमें लोड, कंप्रेशन लोड लगता है, ठीक है, दबाव वाला, और टेंशन मेंबर मतलब जिनमें टेंसाइल लोड लगता है, ओके, खिंचाव। नेक्स्ट एंगल्स कंबाइंड विद प्लेट्स फॉर्म हैवी गार्डर्स, एंगल्स को प्लेट के साथ जोड़ के गार्डर बना सकते हैं, ठीक है। मान लो ये एक एंगल जोड़ा, ये एक एंगल, फिर उसके बाद प्लेट, फिर ये एक एंगल और ये एक एंगल, तो ये गार्डर नहीं बन गया I सेक्शन।
सो एंगल्स को हम किसी ना किसी सेक्शन को फैब्रिकेट करके अदर सेक्शन भी फॉर्म्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर ट्विन सी चाहिए सेक्शन तो दो सी को जोड़ेंगे, ओके। इस प्रकार से फैब्रिकेशन की जा सकती है, और दो सी को जोड़ेंगे तो एक आई सेक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आर स्टैंचियंस कॉलम्स, ठीक है। जो स्टील के कॉलम होते हैं, तो स्टैंचियंस कैन, छोटे हाइट के, तो स्टैंचियंस कैन बी मेड बाय 4 एंगल्स कनेक्टेड बाय लेसिंग टू फॉर्म बॉक्स। एक बॉक्स बना सकते हैं इस प्रकार से। अगर एंगल को इस प्रकार से जोड़े, एक एंगल, फिर ये सेकंड एंगल, ये थर्ड और ये फोर्थ, एक बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है, एंगल्स का। तो एंगल सेक्शन आर यूज्ड एज कनेक्टिंग एलिमेंट्स टू जॉइन बीम्स टू कॉलम्स, ठीक है। बीम्स को कॉलम्स के साथ जोड़ने के लिए कनेक्टिंग एलिमेंट भी एंगल को यूज़ किया जा सकता है, ओके। इस प्रकार से अलग अलग स्ट्रक्चरल मेंबर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं टू फैब्रिकेट आवर बिल्डिंग। नेक्स्ट इज कनेक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। द स्टील स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट स्ट्रक्चर स्टील मेंबर, सो दीज मेंबर्स आर टू बी जॉइंड। हम इनको अब ज्वाइन करेंगे किसी न किसी चीज़ से। हमने मेंबर्स के बारे में पढ़ लिया कि ये सारे स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ना भी है आपस में, तो किन चीज़ों से जोड़ेंगे? तो पहले है रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है। रिवेट होती है जो हमारे पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी, ठीक है। आजकल सारे कनेक्शन नट एंड बोल्ट को रिप्लेस कर दिए हैं। आपने कई जगह पे देखा होगा, बर्तनों के अंदर अगर एक बर्तन के अंदर हैंडल कोई लगा हुआ है तो उसके ऊपर रिवेट लगी होती है, नट बोल्ट नहीं होता, मूवेबल पार्ट नहीं होता। उसमें क्या होता है कि एक इस प्रकार से एक रिवेट होती है, ठीक है। इसको इस तरफ से हैमर किया जाता है, मीन्स हथौड़ा लगाया जाता है इस तरफ से, तो ये अपनी शेप ऐसे बंद कर लेता है उसको। तो ये इस प्रकार से कनेक्शन हो जाता है रिवेट का, ओके। तो रिवेट प्रोवाइड होती है इस प्रकार से। पुराने अगर ब्रिजेस देखोगे रेलवे के बने हुए, तो उसमें रिवेट लगी हुई है, रिवेट हर जगह पे छोटी छोटी, तो वो कनेक्ट की गई है उसके अंदर। रिवेट के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, रिवेट कनेक्शन होते हैं, इसके अंदर डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि रिवेट कनेक्शन के अंदर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है आ ही जाता है, ठीक है, एग्जाम में। सो दीज नेक्स्ट आर द बोल्टेड कनेक्शन, जो नट और बोल्ट से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। बोल्ट और नट से जॉइंट बोल्टेड कनेक्शन आपको सबको पता ही है। नेक्स्ट आर पिन्ड कनेक्शन, ठीक है, एक पिन से ज्वाइन किए जाते हैं। उसके बाद वेल्डेड कनेक्शन, आपस में दोनों वेल्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो वेल्ड जो वेल्डिंग मटेरियल यूज़ होता है, वेल्डिंग टेक्निक्स यूज़ होती है उसके अंदर, ये सभी कनेक्शन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। रिवेटेड, बोल्टेड एंड वेल्डेड आपके सिलेबस में है। सो दीज कनेक्शंस आर नेम्ड आफ्टर टाइप ऑफ फास्टनिंग, रिवर्ट्स, बोल्ट्स, पिन एंड वेल्ड्स, किस प्रकार से। सो बोल्ट एंड पिन जॉइंट्स आर यूज्ड वेयर स्ट्रक्चरल नीड्स टू बी डीअसेंबल्ड एंड द स्ट्रक्चर्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट, लोड एंड वाइब्रेशन। बोल्ट और जो पिन जॉइंट है, जहाँ पे स्ट्रक्चर बारी बारी वाइब्रेशन की नहीं सहना है उसको, और लाइक स्ट्रक्चर्स आर नॉट इम्पैक्ट, लोड्स नहीं है ज़्यादा इम्पैक्ट, जैसे हम थोड़ा मार दें ना किसी भी सरफेस पे, तो डैट इज़ इम्पैक्ट। इस तरह इस प्रकार के लोड्स, इम्पैक्ट लोड्स, ज़बरदस्त लोड नहीं है तो, और ये वाइब्रेशन बार बार वहाँ स्ट्रक्चर में नहीं हो रही, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल्ट एंड पिन जॉइंट वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ओके। वेल्डेड कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट फेवरेबल कनेक्शन है। सो बोल्ट्स एंड पिन्स कैन बी यूज्ड अगेन फॉर इरेक्टिंग दैट डीअसेंबल्ड स्ट्रक्चर, ओके। डीअसेंबल्ड को फिर हम बोल्ट्स एंड पिन से असेंबल कर सकते हैं। सो रिवर्ट्स होती क्या है, रिवर्टेड कनेक्शन क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से कर लेंगे। रिवर्टेड कनेक्शन क्या होता है। सो रिवर्ट कनेक्शन जॉइंट्स एज स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शंस इन विच रिवर्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट। इस कनेक्शन के अंदर सिर्फ रिवर्ट यूज़ होती हैं, ठीक है। और जिस मेथड से रिवर्ट यूज़ होती हैं उसको कहते हैं रिवर्टिंग, ठीक है। सो रिवर्ट्स, a prize of round mild steel bar forged in place to connect two or more than two steel members, ठीक है। एक पीस है राउंड माइल्ड स्टील बार का, माइल्ड स्टील बार, ओके, माइल्ड स्टील। तो इस प्रकार से ये एक रिवर्ट होती है, ओके। इसका राउंड हेड भी होता है, फ्लैट हेड रिवर्ट भी होती हैं, ठीक है, डिपेंड्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो इसको और लगाने के लिए एक मेंबर के अंदर मान लो ये रिवर्ट लगा दी गई, फिर इसको इस तरफ से हैमर किया जाता है, इस तरफ से। तो इसको इस हैमर करते तो ये हेड फैल जाता है और अपना बंद हो जाता है, ठीक है, लॉक हो जाता है। सो
फिर ये मीन्स एक कनेक्शन के रूप में रिवर्ट को यूज़ किया जा सकता है। सो रिवर्ट्स कनेक्ट कंसिस्ट ऑफ हेड, अ बॉडी, ऑल्सो शैंक। इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि रिवर्ट्स क्या कहते हैं। ठीक है, इसका एक हेड होता है, ये वाला पार्ट हेड होता है ऊपर वाला रिवर्ट का। ठीक है, और ये पार्ट शैंक होता है, रिवर्ट शैंक। ओके, इसकी थिकनेस के हिसाब से ही, शैंक की जो थिकनेस होती है इसके हिसाब से ही रिवर्ट का साइज लिया जाता है। ओके, हमने बोला 22 mm की रिवर्ट, तो 22 mm उसके शैंक का डाया है। ओके, समझ आ गई। सो नेक्स्ट, अगर कुछ नहीं समझ आता आप दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट जो पार्ट है, शैंक हो गया और हेड हो गया, नेक्स्ट इज टेल। तो ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये टेल पार्ट है। सो रिवर्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस। देख सकते हैं ये रिवर्ट है, ये इसका हेड है, ये बटन हेड है गोल। सो मोस्टली यूज़ यही किया जाता है। नेक्स्ट इज बॉडी, ये इसको शैंक कहते हैं, ये इसकी रिवर्ट की बॉडी है, इसको शैंक, इस पार्ट को, पूरे पार्ट को शैंक, और ये है जो नीचे पार्ट वो टेल है। ओके, तो यूज़ क्या किया जाता है रिवर्ट्स? फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल शेड, शेड बनाने में, शॉप्स, वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज, साइन बोर्ड्स, स्टील ब्रिजेस, शिप बिल्डिंग, बॉयलर्स एक्सेट्रा। इसका यूज़ किया जाता है रिवर्ट का हर एक स्टील मोस्टली कंस्ट्रक्शन में। तो रिवर्ट हेड क्या होता है? टॉप पोर्शन ऑफ द रिवर्ट इज नोन एज रिवर्ट हेड, आपको दिखाया, विच इज़ जनरली फोर्स्ड हैमर्ड इन राउंड शेप। उसको पहले ही राउंड शेप में करके दिया जाता है फैक्ट्री के अंदर से। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज बटन, बटन भी कहा जाता है उसको। द हेड पोर्शन ऑफ रिवर्ट हेल्प्स इन होल्डिंग द मेंबर्स टुगेदर इन रिवेटेड कनेक्शन एंड एक्ट्स एज लॉक। अब रिवर्ट को इस स्टील स्ट्रक्चर के अंदर जो ये दो प्लेट दिख रही है इंसर्ट कर दिया, तो एक हेड जो है इस तरफ से इसको हैमर करेंगे तो ये ऐसे फैल जाएगा, ये भी एक दूसरा हेड बना लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब पहले जो ये है ये लॉक का काम करेगा क्योंकि ये मजबूत ज़्यादा होता है, फैक्ट्री से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम हैमर करते हैं तो इसका जो हेड बनता है वो थोड़ा फ्लैट शेप का होता है। सो शैंक ऑफ द बॉडी, जो शैंक और बॉडी, सो नीचे वाला जो पार्ट है उसको शैंक कहते हैं, बीच वाला। तो शैंक और बॉडी ऑफ रिवर्ट इज सेंट्रल पोर्शन ऑफ रिवर्ट। द लेंथ ऑफ शैंक इज एडजस्टेड। ठीक है, बड़ी छोटी लेंथ की जा सकती है, कीपिंग इन व्यू द लेंथ टू बी एक्सटेंडेड थ्रू द ज्वाइनिंग मेंबर्स। कि वो पूरी जो शैंक है वो इतनी, देखो यहाँ तक पूरी पूरी फिट है शैंक, उसके बाद टेल पार्ट है, मीन्स पूरे मेंबर्स के हिसाब से ही शैंक की लेंथ होनी चाहिए। ओके, ताकि पूरी पूरी फिटिंग आए और अच्छे से रिवर्ट लग सके, ताकि टाइट लॉक बन सके। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रिप लेंथ। द डायमीटर ऑफ शैंक इज डेजिग्नेटेड एज डी, और वही एक रिवर्ट का साइज होता है, एंड नोन एज नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवर्ट। जो ये गोल होती है शैंक, तो इसका जो डाया होता है डी, यही एक, इसको नॉमिनल डाया हम बोलते हैं। ओके, ग्रोस डाया ऑफ रिवर्ट, तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवर्ट कहते हैं इसको। तो द डायमीटर ऑफ शैंक इज डेजिग्नेटेड एज डी। इट इज डायमीटर ऑफ माइल्ड स्टील बार विद विच रिवर्ट इज फॉर्म्ड, उसी बार का होता है जिससे रिवर्ट बनती है। सो टेल, टेल क्या होता है? इट इज सफिशिएंट एक्स्ट्रा लेंथ, काफ़ी लेंथ एक्स्ट्रा जो बची होती है नीचे, क्योंकि इस टेल पोर्शन को ही हैमर किया जाता है, आपको बताया था, टू फॉर्म हेड एंड बॉटम पोर्शन। ठीक है, इसको एक हेड बनाने के लिए दोबारा से दूसरा हेड बॉटम पोर्शन से, तो इसको इसी को ही हैमर किया जाता है, मीन्स इसी पे ये थोड़ा लगाया जाता है। सो द लेंथ ऑफ रिवर्ट टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम द मार्केट इज ग्रिप लेंथ। ओके, मीन्स लेंथ ऑफ शैंक और बॉडी। सो लेंथ ऑफ शैंक ही बॉडी होती है, तो लेंथ ऑफ शैंक के हिसाब से ही उसको मार्केट से ऑर्डर किया जाता है। ओके, प्लस एक्स्ट्रा लेंथ टेल रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सेकंड हेड। The head at the other end can be formed by hand hammering. हैंड हैमरिंग, जब रिवर्ट गर्म करके लगाएं तो हैंड हैमरिंग से दूसरा हेड बन सकता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक प्रेशर, अगर कोल्ड है तो। सो
इसका आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के हेड्स होते हैं। ठीक है, ये 1.6D इसकी 1.6D मीन्स अगर डी शैंक का डी है अगर, या शैंक का डाया, तो 1.6 मीन्स डाया से 1.6 20 है, तो उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करके उसका हेड का डाया होता है। ओके, हेड का डाया। सो नेक्स्ट इज 1.6D, जो उसका सेम हेड का डाया, ये एक पैन हेड विद टेपर्ड नेक। ओके, पैन हेड है और टेपर्ड नेक है, फ्लैट हेड और टेपर्ड नेक। ओके, इसका है राउंड काउंटर शंक हेड रिवट। तो काउंटर शंक हेड इस प्रकार से जो रिवट होती है इसको काउंटर शंक कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैट हेड रिवट। तो फ्लैट हेड रिवट को भी आप देख सकते हैं। तो रिवट को हम जब लगा देते हैं ड्राइंग के अंदर, तो कैसे ये दिखती हैं ड्राइंग के अंदर। रिवट जनरली ऐसे आपने मार्क करनी है, ठीक है, किसी भी सरफेस के अंदर इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब डॉटेड का मतलब इसके नीचे एक और मेंबर लगा हुआ है। ओके, सो रिवट ऐसे मार्क करनी है। प्लस काउंटर शंक अगर रिवट है, जो आपको दिखाई काउंटर शंक रिवट, तो इसको इस प्रकार से मार्क करना है ताकि पता चले कि काउंटर शंक रिवट लगी हुई है। काउंटर शंक फ्रंट साइड से है, तो इस प्रकार से। ओके, ये सारी आप ड्राइंग्स देख सकते हैं। बोल्ट को इस प्रकार से मार्क करना है, बोल्ट को बोल्ट लगा। ओके, बोल्ट हेड काउंटर शंक सेम, क्रॉस के अंदर काउंटर शंक हेड, रिवर्ट फिट ऑन साइड सेम। इस प्रकार से अगर कुछ कनेक्शंस बनाए गए हैं तो ड्राइंग में अगर बनानी है तो उसको इस प्रकार से यूज़ करना है। दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्ट्स। रिवर्ट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, किस प्रकार की रिवर्ट्स होती हैं। सबसे पहले होती है हॉट ड्रिवन रिवर्ट्स एंड कोल्ड ड्रिवन रिवर्ट्स। हॉट ड्रिवन मतलब जिसको हीट वाले मेथड के साथ लगाया जाता है, ठीक है, जिसको गर्म करके रिवर्ट को लगाया जाता है। कोल्ड ड्रिवन रिवर्ट मीन्स बिना गर्म किए रिवर्ट को, बिना हीट इन्वॉल्व हुए प्रोसेस को रिवर्ट को फिट किया जाता है। ओके, रिवर्ट को गर्म करोगे तो ही हाथ से वो हैमर की जा सकती है, क्योंकि आप लोहे को इतना जल्दी हैमर नहीं कर सकते कि वो आप दूसरी तरफ से हेड बना ले, सही हेड। वो ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है, आपकी हैमरिंग से कोल्ड हो तो शॉप रिवर्ट्स एंड फील्ड रिवर्ट दूसरे प्रकार की रिवर्ट्स होती हैं। होती वो सेम रिवर्ट्स ही हैं, मीन्स अगर शॉप में लगाई जाए कि फील्ड में लगाई जाए। शॉप में मशीन से लगाई जाती हैं, फील्ड में हाथ से या कुछ लाइट वेट मशीन यूज़ करके। सो नेक्स्ट आर पावर ड्रिवन रिवर्ट एंड हैंड ड्रिवन रिवर्ट। ये क्लासिफिकेशन है उस प्रकार से कि पावर ड्रिवन मीन्स मशीन से पावर से लगाई जाए, और हैंड ड्रिवन रिवर्ट्स की हैंड से लगाई जाए। ओके, so next are cold driven. First are hot driven rivet. When rivets are heated to red hot rivet red होगी तो उसको before driven in position में लगा के इसको hot driven rivet कहते हैं, ठीक है। then the pressure is applied on the other head to form the head. ओके, दूसरी तरफ फिर प्रेशर अप्लाई किया जाता है मैनुअली, तो उसको आप फिर हेड एक अच्छा सा बन सकता है दूसरी तरफ। तो नेक्स्ट आर कोल्ड ड्रिवन रिवर्स। कोल्ड ड्रिवन मतलब जब रिवन कोल्ड स्टेट में करेंगे, मीन नॉर्मल टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, दे आर कॉल्ड कोल्ड ड्रिवन रिवर्स। सो लार्ज प्रेशर इज अप्लाइड टू फॉर्म हेड। रिवर्स ऑफ 16 to 22 mm डायमीटर में भी कन्वीनियंटली यूज एट कोल्ड ड्रिवन रिवर्स। मीन्स रिवर्स जो 16 to 22 mm की है, वही जिनका मतलब शैंक का डाया इतना है, तो वही ज़्यादातर कोल्ड ड्रिवन रिवर्स में यूज़ की जा सकती हैं। ओके, दिस इज़ द रीज़न वाई स्ट्रेंथ ऑफ कोल्ड ड्रिवन रिवर्ट इज़ मोर। क्योंकि हमने उनको हॉट नहीं किया, गर्म नहीं किया, तो उनकी फिजिकल जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मीन्स उनमें चेंजेस नहीं आए स्टील की, तो इस प्रकार से कोल्ड ड्रिवन रिवर्ट ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो नेक्स्ट है शॉप रिवर्ट, जो रिवर्ट फैक्ट्री में लगाई जाती हैं शॉप में। सो ये द शॉप रिवर्ट्स आर स्ट्रॉन्गर देन फील्ड रिवर्ट बिकॉज इन शॉप ऑल द कंडीशंस आर अंडर कंट्रोल। ठीक है, दुकान के फैक्ट्री के अंदर और सारी कंडीशन कंट्रोल करके ही रिवर्ट को फिक्स किया जाता है। दस द शॉप रिवर्ट आर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देन फील्ड रिवर्ट्स। सो आफ्टर शॉप रिवर्टिंग, शॉप में रिवर्ट लगा के ही स्टील मेंबर को
ट्रांसफर किया जाता है। ओके, फिर उसकी फिटिंग वहाँ पे थोड़ी सी की जाती है। फील्ड रिवेट विच आर वर्कड ऑन साइट एंड आर, इस बात का ये सारे अब शॉप रिवेट, फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन, हैंड ड्रिवन आपको याद रखना है। इसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल के अंदर जो उसकी स्ट्रेस वैल्यू है ना, शॉप रिवेट की कितनी होती है, फील्ड रिवेट की कितनी, वो यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि इस प्रकार की रिवेट्स भी होती हैं। ओके, so therefore the assembled fabricated steel structure results into less strength of rivets. Next are power driven rivets. When the rivets are driven using pneumatic, hydraulic or mechanical power, they are called power driven rivets. Okay, these type of rivets have more strength than hand driven rivets. फिर हैंड ड्रिवन रिवेट जो हाथ से रिवेटिंग की जाती है। तो नेक्स्ट इज टेस्टिंग ऑफ रिवेट्स। सो रिवेट्स की टेस्टिंग कैसे की जाती है? तो पहले है फ्लैटनिंग टेस्ट। ठीक है, इन दिस टेस्ट द रिवेट हेड इज फ्लैटेंड वाइल हॉट, गर्म रिवेट करके उसको फ्लैटन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड ब्लोज ऑफ हैमर। लगातार हथौड़ा इसके सिर पे मार मार के इसको फ्लैट किया जाता है। द हेड शुड बी फ्लैटेंड अंटिल द डायमीटर ऑफ द फ्लैटेंड हेड, इस हेड को जो डायमीटर है इस 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द शैंक। पहले 1.6 टाइम्स होता है, तो जब 2.5 टाइम बन जाएगा, ठीक है, तब तक उसको फ्लैट किया जाता है। आफ्टर फ्लैटनिंग ऑफ रिवेट विजुअल इंस्पेक्शन शुड बी केयरफुली कंडक्टेड। अपनी आंखों से देखो कि कोई क्रैक तो नहीं आ रही, टाइप्स ऑफ क्रैक एंड एजेस ऑफ द रिवेट ड्यू टू एजेस तो नहीं ख़राब हो गई। तो इस प्रकार से एक फ्लैटनिंग टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज बेंड टेस्ट। तो इन बेंड टेस्ट शैंक शैल बी बेंड कोल्ड एंड हैमर्ड। ठंडी शैंक को ही बेंड करो उसको, ठीक है, किसी भी मशीन से अंटिल द टू पार्ट्स ऑफ द शैंक टचेज इन द मैनर एज शोन, कि ये वाला पार्ट इसको टच कर जाए, और बेंड करो इसको ताकि टच कर जाए। ठीक है, ऊपर हैमर कर करके ये बेंड होती जाएगी बिफोर टेस्ट। ठीक है, आफ्टर टेस्ट ये टच होना चाहिए। सो आफ्टर परफॉर्मिंग बेंड टेस्ट विजुअल एग्जामिनेशन इज, फिर इसके अंदर देखा जाता है कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं आए, तो क्रैक फ्री होनी चाहिए ये। ओके, एंड नेक्स्ट इज रिवेट को, रिवेट के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं। हमने मान लो रिवेट लगा दी ये 4, 3 और 4, ठीक है, 11 रिवेट्स लग गई। तो इसके अंदर कौन सी हम मेंबर, अगर देखो ये जो डॉटेड लाइन है मीन्स इसके नीचे भी एक मेंबर है। ओके, ये देखो डॉटेड लाइन, इसके नीचे भी एक मेंबर लगा हुआ है। सो उसके ऊपर इनको जोड़ने के लिए दो मेंबर्स को, जैसे एक प्लेट ये जोड़ी, एक प्लेट ये जोड़ी, तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे, ठीक है, रिवेट लगी हुई है। 3 एक लाइन में है, तो यहाँ पे एक ही दिखेगी रिवेट। ओके, तो इसके टॉप व्यू देखेंगे तो इसके पीछे 3 है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर आपको फ्रंट से 1 2 3 4 5 6 7 दिखेंगी। ओके, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपने ड्राइंग पहले इसीलिए की थी। ठीक है, ड्राइंग में भी दिखाएगा फ्रंट व्यू कैसे होता है, सेक्शन का टॉप व्यू। तो ये सारे आपको बातें ध्यान में रखनी है कि ऊपर से सेक्शन कैसे दिखेगा, तो फ्रंट से सेक्शन कैसे। तो इसी प्रकार से जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग हमने करनी है, उसी प्रकार से वही स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर भी हमने सारे व्यूज़ का ध्यान रखना है। और स्टील स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स को यूज़ करके हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग करेंगे, जो आपके 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट इज रो ऑफ रिवेट्स। जो एक रिवेट की रो होती है एक ही लाइन में, तो उसको रो ऑफ रिवेट कहते हैं। इनके नाम क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो जो सेक्शन में फोर्स लगती है, ये फोर्स है। ओके, एज डिस्टेंस जो होता है वो होता है किसी भी एज से लेके फर्स्ट रिवेट के सेंटर तक का डिस्टेंस, उसको एज डिस्टेंस कहते हैं। ओके, एक रिवेट के सेंटर से लेके दूसरी रिवेट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको गेज डिस्टेंस कहते हैं। क्या? गेज, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बार बार यूज होंगी। सो एज डिस्टेंस बता दिया किसी भी एज से लेके, ठीक है, डिस्टेंस मीन्स अगर इस एज से ऐसे लेते हैं तो यहाँ के फर्स्ट रिवेट के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये भी क्या है? एज डिस्टेंस। सो नेक्स्ट इज पिच। पिच क्या होती है? एक रिवेट से लेके, अगर मान लो ये वाली रिवेट्स नहीं लगी हुई यहाँ पे, ये स्टैगर्ड रिवेट है, इस प्रकार से स्टैगर्ड जॉइंट है। अगर प्लेन जॉइंट है कोई, ये वाला, ठीक है, तो इस इनके सेंटर से लेके रिवेट के इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है पैरेलल टू लोड, ये लोड लग रहा है ना, पी लोड एफ, ठीक है, तो इसके पैरेलल है। ये देखो ये डिस्टेंस ऐसे है, ये लोड है, तो पैरेलल टू जो लोड लग रहा है ना, डिस्टेंस, लोड है डिस्टेंस, वो क्या है? पिच डिस्टेंस। और फिर गेज डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू लोड। ये देखो ये है ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू लोड इज कॉल्ड एज गेज। इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं आप एग्जाम में।
ओके, एज डिस्टेंस की भी पूछ सकते हैं। सो स्टैगर्ड पिच, अब स्टैगर्ड पिच डिस्टेंस क्या आएगा, एक पिच से एक डिस्टेंस, उसमें दो डिस्टेंस आ जाते हैं, तो स्टैगर्ड पिच डिस्टेंस और एक डायगोनल, डायगोनल पिच, ये वर्ड्स आ जाते हैं। डायगोनल पिच दी होगी आपको, या डायगोनल पिच के बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवट। अब रिवट का नॉमिनल डाया क्या है, तो डायामीटर ऑफ शैंक ही नॉमिनल डाया होता है, आपको मैंने बताया। रूफ ट्रस इसके लिए कौन सी रिवट यूज़ होती है ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, 12 to 16। फिर स्टील ब्रिज के लिए 20 to 25, इस प्रकार से। ग्रोस डायामीटर क्या होता है, अब ग्रोस डायामीटर क्या होता है, एक्चुअली इट्स डायामीटर ऑफ होल, ठीक है, जिसके अंदर हमने रिवट लगानी है। मान लो इस मेटल के अंदर एक होल किया हुआ है, तो उसका डाया होता है, ग्रोस डाया होता है रिवट का, ठीक है। उसके अंदर रिवट लगेगी तो ही हम हैमर करके जब उसको फिक्स करेंगे तो रिवट थोड़ी टाइट फिक्स होगी उसके अंदर। तो होल का डाया उससे थोड़ा सा खुला होना चाहिए। कितना खुला होना चाहिए, 1.5 mm खुला होना चाहिए। ओके, सो the diameter of rivet hole is kept 1.5 mm more than the diameter of rivet up to 25 mm। जब रिवट का शैंक का डाया 25 mm है तब तक वो 1.5 mm एक्स्ट्रा होना चाहिए। और जब 25 mm से ज़्यादा है रिवट, मीन्स थोड़ी मोटी रिवट है, तो डायामीटर जो है होल का, ठीक है, डायामीटर रिवट होल का वो 2 mm ज़्यादा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, नॉमिनल डाया और ग्रोस डाया में क्या डिफरेंस है। सो नॉमिनल डाया 20 mm, तो उसका ग्रोस डाया कितना हो जाएगा, 1.5 ऐड करके 21.5, इसको करेक्ट करना इस वर्ड को, 21.5। ओके, नेक्स्ट इज नॉमिनल डाया अगर 26 या 25 से ज़्यादा है तो ग्रोस डाया कितना, 26 + 2 28 mm। ओके, सो रो ऑफ रिवर्ट्स, रो क्या होती है रिवर्ट्स की, अगर आपको मैंने बताया कि एक ही रो में 3 रिवर्ट लगे हैं, रो किसी रो में लगे हैं तो उसको रो ऑफ रिवर्ट कहते हैं। गेज लाइन बता दी, लाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, गेज लाइन होती है वो। जो गेज डिस्टेंस है वो क्या होता है, जो डिस्टेंस बताया आपको एक नट के दूसरे रिवर्ट के बीच में डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव गेज लाइंस। ओके, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लोड। नेक्स्ट पिच ऑफ रिवर्ट्स। ओके, फिर डायगोनल पिच एट डिस्टेंस आपको बता दिया है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो डैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस, थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस लेक्चर एंड रिवर्ट का फर्दर लेक्चर लेके, ठीक है, आपसे कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।